हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट मोड्स, जहां हम बैंकिंग, एसएससी और स्टेट लेवल में जो स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जाता है उसे इन डिटेल डिस्कस करते हैं, वो भी करंट की न्यूज़ के साथ रिलेट करते हुए। तो जो स्टेट आज हम डिस्कस करेंगे वो है ओडिशा, जिसे हम पहले किस नाम से जानते थे? कलिंगा। फिर इसका नाम चेंज होकर क्या हुआ? ओडिशा। और आज की डेट में हम इसे किस नाम से जानते हैं? ओडिशा। अब जब इसका नाम कलिंगा था ओडिशा का, तो यहाँ पे एक युद्ध या एक आपको वॉर देखने को मिलेगी उस टाइम पे। तो उस वॉर का नाम क्या था? कलिंगा की वॉर या कलिंगा का युद्ध, जो कब हुआ था? वो हुआ था 261 BC। किन दो राजाओं के बीच में हुआ था आपसे पूछ लिया जाए तो ये हुआ था अशोका वर्सेस आनंदा। आनंदा उस टाइम पे जो कलिंगा जिसे आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उनके उस राज्य के या उस रीजन के हेड या किंग थे। अब मेन जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये है कि भाई ऐसा क्या रीज़न था, किसकी वजह से यहाँ पे ये युद्ध हुआ। तो ये जो कलिंगा था उस टाइम पे, ये जो साउथ ईस्ट एशिया का आपको मैप में रीजन देखने को मिलता है ना, ये एक मेन जगह थी किसके लिए? ट्रेड के लिए या व्यापार के लिए। तो अशोका ने सोचा अगर मैं इस कलिंगा को कैप्चर कर लेता हूँ तो जितना भी यहाँ से पैसा आएगा, जो भी लोग साउथ ईस्ट जो एशिया का रीजन है वहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, उन सबको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी अगर मैं इसे कैप्चर कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को पैसा मिलेगा। और आपको पता है आज के टाइम पे जिसके पास पैसा है सिर्फ उसी का बोलबाला है। तो उस टाइम पे भी यही था कि अगर इसके पास पैसा होता तो अपनी आर्मी, अपने जितना भी इनका पूरा जो साम्राज्य था, इन सबको अच्छा करने के लिए और डेवलप करने के लिए उसमें खर्च करते और लगाते। इसलिए बस यही रीज़न था, इन्होंने सोचा कि चलो मुझे कलिंगा की वॉर करनी चाहिए और कलिंगा को कैप्चर करना चाहिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि आफ्टर कलिंगा जो अशोका थे, इन्होंने एक धर्म को अपना लिया था। तो वो धर्म कौन सा था? वो था बुद्धिज़्म, या जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, बौद्ध धर्म। क्यों अपना लिया था, क्या रीज़न था? इसके तुरंत बाद, क्योंकि इस युद्ध में ना जो अशोका थे इन्होंने कुछ 1 लाख से भी ज़्यादा, कितने? 1 लाख से भी ज़्यादा निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। तो इस चीज़ को एक तरह से ठीक करने के लिए, या मतलब इनको इस चीज़ का मतलब इतना गिल्ट था, तो इसका एक पश्चाताप करने के लिए इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। अब आपसे पूछा जाए बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो स्टैटिक के पॉइंट है वो क्या क्या है, तो पहला जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो तो यही है कि ये कौन से भगवान से रिलेटेड है। तो ये जो कौन से भगवान से रिलेटेड है? ये गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है। अब गौतम बुद्ध जी आए हैं तो इनसे हम कुछ स्टैटिक के पॉइंट याद कर लेते हैं। अब यहाँ के जो स्टैटिक के पॉइंट है वो ये हैं कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? ये हुआ था, आपको लुम्बिनी में देखने मिलेगा, जो कहाँ पे है? नेपाल में। और कब हुआ था? ये हुआ था 563 BC। अब आपसे इनका चाइल्डहुड नेम पूछ लिया जाए तो वो क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है। अब जो स्टैटिक के 2-3 पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं इससे, वो है कि कौन सी एज में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। तो 29 ईयर की एज में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और 35 की एज में आके इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। मतलब जितना भी ये जो बौद्ध धर्म जो आज हम पढ़ते हैं उनका जितना भी नॉलेज थी ये सारी इन्होंने अटेन कर ली थी। कब? 35 की एज में। और घर कब त्यागा था इन्होंने? 29 की एज में। और जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो फर्स्ट इनको जब इस चीज़ की पूरी नॉलेज हो गई थी इस बुद्धिज़्म की, तो जो फर्स्ट अपनी इन्होंने स्पीच दी थी, या ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इनको अपना जो एक देते हैं स्पीच ज्ञान की, वो कहाँ पे दी थी? वो दी थी इन्होंने सारनाथ में, जो आपको कहाँ देखने को मिलता है? यूपी में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध जी जो थे उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच कहाँ पे दी थी? तो वो दी थी इन्होंने सारनाथ, यूपी में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी जो 4 आपको बौद्ध समितियाँ देखने को मिलती हैं वो कहाँ कहाँ पे हुई थी, तो इसका मैंने आपको एक क्या बताया था फॉर्मूला, A² + K²। एक A से हो जाएगा अशोका, एक से हो जाएगा अजातशत्रु, एक से हो जाएगा काल अशोक और एक से हो जाएगा कनिष्क। तो ये 4 बौद्ध समितियाँ हैं, काउंसिल्स जो हुई थी बुद्धिज़्म से रिलेटेड, ये आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से राजाओं के टाइम पे हुई थी। अब जो लास्ट क्वेश्चन इन गौतम बुद्ध जी से पूछा जा सकता है वो है इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो ये आपको देखने मिलेगी कहाँ पे? कुशीनगर में। और ये कहाँ पे है? यूपी में। आपको यूपी और बिहार साइड ना इनसे रिलेटेड, गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये मेनली इन्होंने अपना जितना भी इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, या मतलब भले ही इनका जन्म
लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, बट मोस्टली चीज़ें आपको यहीं पे इनको देखने को मिलेंगी। अब ये तो बात हो गई कलिंगा की। अब कलिंगा के बाद इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, ओडिशा, और ओडिशा के बाद इसका नाम क्या रखा गया, ओडिशा। जब इसका नाम चेंज करके ओडिशा से ओडिशा रखा गया तो इसमें आपको ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान में एक अमेंडमेंट या संशोधन देखने को मिलेगा, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब इसका नाम जो था ओडिशा से ओडिशा हुआ तो यहाँ पे अमेंडमेंट कौन सी हुई थी, तो वो हुई थी 113 नंबर की अमेंडमेंट हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कब हुई थी, 2010 में। तो एक कुछ बेसिक है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या संशोधन हुआ है तो ऑब्वियसली आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जब ओडिशा का नाम ओडिशा हुआ, तो वो था 113 अमेंडमेंट। कब हुआ था, 2010 में। अब जो स्टैटिक का पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये मेंशन करता है या ये दिखाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट या संशोधन हो सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल मेंशन है, तो वो है 368। और ये पावर किसके पास है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान में अमेंडमेंट हो सकती है, ये पावर किसके हाथ में होती है, ये होती है पार्लियामेंट या संसद के हाथ में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि संसद या पार्लियामेंट के लिए कौन सा आर्टिकल मेंशन है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 79 आर्टिकल में मेंशन है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था और कब हुआ था ओडिशा से, जब इसकी ओडिशा नाम चेंज हुआ तो वो था 113 कब, 2010 में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो वो है 368, जो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के लिए कौन सा आर्टिकल मेंशन है, 79। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ओडिशा की जो अभी प्रेजेंट में कैपिटल है वो कौन सी है, तो ये है भुवनेश्वर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। अब क्या रीज़न है क्यों इसे द टेम्पल सिटी या मंदिर नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपको कुछ 700 प्लस, कितने, 700 प्लस से भी ज़्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे, और वो भी किस स्टाइल में, कलिंगा स्टाइल में। कलिंगा के बारे में अभी मैंने आपको सारा स्टैटिक पढ़ाया हुआ है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में जिसे हम दी टेम्पल सिटी या मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं, तो आप क्या मार्क करके आएंगे, भुवनेश्वर, जो किसकी कैपिटल या राजधानी है, ओडिशा की। अब ओडिशा में ही ना आपको एक जगह देखने को मिलती है, कटक, और कटक में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कब बना था, 1966 में। और 1966 में आपको 2 स्टेट की फॉर्मेशन या उनका जो कहते हैं ना स्टेटहुड डे, वो देखने को मिलेगा। और वो कौन कौन सी स्टेट है, हरियाणा और पंजाब। और 1966 में ही आपको जो दिल्ली में हाई कोर्ट है ना, वो देखने को मिलेगा। इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क। एक क्वेश्चन से या एक ईयर से आपने 4 से 5 क्वेश्चन बनाए हैं, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। एक चीज़ से आप 10 चीज़ें जब बना लेंगे ना, तो ही आपके दिमाग में चीज़ें बैठना शुरू करेंगी। अब आपसे पूछा जाए ये जो सेंट्रल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट है, ये किसके अंडर बना था, तो ये बना था ICAR। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। अब एग्रीकल्चर आया है, एग्रीकल्चर से आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है, जो खाद्य या जो कृषि मंत्रालय है, ये किसके पास है, तो ये आपको मिलेगा नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, मोरेना, MP से ये चुनाव लड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टैटिक के पॉइंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आपको चीज़ें तभी याद होंगी जब आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करके चलेंगे। अब जो ओडिशा है वो अपने बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है, तो वो करता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अब ये क्यों न्यूज़ में है, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो वेस्ट बंगाल है ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो इंडिया का वेरी फर्स्ट सेल्फ स्कैन ऐप है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। अभी आपको पता है कि इंडिया में चाइना की जितना भी जो कंपनीज़ हैं सबको बायकॉट कर रहे हैं सामान वगैरह को। तो जब अभी मोदी जी ने बैन किए थे यहाँ पे ऐप, चाइनीज़ ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक, तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट जो अभी हमारा लोकल फॉर वोकल्स और आत्मनिर्भर भारत का एक जो कैंपेन चल रहा है मेक इन इंडिया का, उसी के रिगार्डिंग या उसी के अंडर हमने फर्स्ट अपना खुद का एक इंडिया का फर्स्ट सेल्फ स्कैन खोला है या एक बनाया है इस ऐप को,
जो कहाँ पे बनाया गया, वेस्ट बंगाल में। और किस रीज़न या कारण की वजह से वेस्ट बंगाल न्यूज़ में है, तो यहाँ पे ही आपको फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन देखने को मिलेगी। कहाँ पे, हुगली नदी के पास। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की वेरी फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन कहाँ पे है, कहाँ पे बनाई गई या चलाई गई, वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। अब झारखंड क्यों न्यूज़ में है, अब झारखंड से जो स्टैटिक का पार्ट है ना, वो हम देख लेते हैं कि जो यहाँ पे दैनाबाद करके एक जगह है देखने को मिलेगी, जिसे हम द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि पूरे भारत में या पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो यहाँ पे ही आपको मिलेगा, यहीं पे प्रोड्यूस होता है, उसका जो प्रोडक्शन होती है वो यहीं पे होती है। अब छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज़ में है, तो छत्तीसगढ़ इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया का वेरी फर्स्ट ई गार्बेज कैफ़े देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट ई गार्बेज कैफ़े आपको कहाँ पे मिला, तो वो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और अभी हाल ही में यहाँ पे राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की गई है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी न्याय योजना कहाँ पे अभी रिसेंटली शुरू की गई, तो वो भी छत्तीसगढ़ मार्क करके आएंगे आप। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सीएम थे अजीत जोगी जी, यहाँ पे उनका निधन हो गया है, तो वो फर्स्ट सीएम थे छत्तीसगढ़ के, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आंध्र प्रदेश क्यों न्यूज़ में है, ये हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे ना आपको इंडिया का ये फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे आपको एक स्टेट की 3 कैपिटल्स देखने के लिए मिलेंगी, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड कुन्नूर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं, तो वो है आंध्र प्रदेश। और किन वजहों की वजह से ये आंध्र प्रदेश न्यूज़ में है, तो फर्स्ट जैसे अंडर वाटर ट्रेन वेस्ट बंगाल है, वही यहाँ पे फर्स्ट फ्रूट ट्रेन कहाँ पे चलाई गई, तो वो चलाई गई है आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में है। और आपको पता है कि आंध्र प्रदेश वही ऐसा एक स्टेट है जो लैंग्वेज बेसिस पे या भाषा के आधार पे बनने वाला पहला स्टेट था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा या लैंग्वेज के बेस पे बनने वाला पहला राज्य था, तो वो है आंध्र प्रदेश। तो ये छोटे छोटे स्टैटिक के पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो अभी आपको इंडिया में ना 25 हाई कोर्ट देखने के लिए मिलेंगे, तो जो रिसेंट सबसे 25th वाला जब सबसे नया वाला है वो कहाँ पे बनाया गया, तो वो भी आपको आंध्र प्रदेश ही मार्क करके आना है। और आंध्र प्रदेश से अलग होके कब, कौन सी डेट थी वो, 2 जून 2014 में किसकी फॉर्मेशन हुई थी, तेलंगाना की। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको याद रखना। अब जो ओडिशा है, यहाँ की जो स्टेट बर्ड है वो आपसे पूछी जाए तो आप क्या मार्क करके आएंगे, इंडियन रोलर। और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, सांबर डियर। अब यहाँ के आपसे सीएम पूछ लिए जाए तो वो कौन है, नवीन पटनायक जी। और ये जो सीएम है, ये मुख्यमंत्री है, कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो ये आते हैं आर्टिकल नंबर 164। जैसे आपको सेंटर लेवल या केंद्र में पीएम देखने के लिए, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, वहीं स्टेट लेवल या राज्य में आपको सीएम देखने के लिए मिलेंगे। अब जो नवीन पटनायक जी है, जो 2020 ईयर है, इनको अभी हीरो टू एनिमल, कौन सा, हीरो टू एनिमल अवार्ड से ऑनर किया गया है 2020 का, जो पेटा के द्वारा दिया गया है। तो ये स्टैटिक का पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हीरो टू एनिमल जो पेटा की तरफ से अवार्ड दिया जाता है वो किसको मिला है, तो वो मिला है ओडिशा के जो मुख्यमंत्री या सीएम है नवीन पटनायक जी को। अब जो सीएम होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है या कार्यकाल, वो होता है 5 इयर्स। तो ये स्टैटिक के और पॉलिटी के पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि जो ओडिशा है उनके गवर्नर या राज्यपाल कौन है, वो है गणेशी लाल जी। और आपसे पूछा जाए गवर्नर या राज्यपाल के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल मेंशन है, तो वो है 153। अब जो स्टैटिक के पॉइंट गवर्नर से बन रहे हैं वो हम देख लेते हैं। जो गवर्नर या राज्यपाल होता है, इनके लिए आपको इलेक्शन या चुनाव नहीं देखने को मिलता, इनकी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति होती है। और वो कौन करता है, वो करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये है 155। 155 जो आर्टिकल है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्यों, क्योंकि इसी आर्टिकल में ना एक 7th अमेंडमेंट हुआ था इन 1956, जिसके अकॉर्डिंग एक गवर्नर एक साथ एडिशनल चार्ज ले सकता है 2 स्टेट का। इसका एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। अभी हाल ही में
जो एमपी के गवर्नर थे, कौन, टंडन जी, उनका अभी निधन हो गया है, तो एडिशनल चार्ज जिसको मिला है वो है आनंदीबेन पटेल जी, जो कहाँ की अभी राज्यपाल के रूप में काम कर रही हैं, यूपी की, प्लस इन्हें एडिशनल चार्ज मिला है एमपी का भी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका अभी एक सेकंड एग्जांपल और आपको देखने को मिलेगा, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, कौन, भगत सिंह कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी, इनको एडिशनल चार्ज कहाँ का दिया गया है, अभी हाल ही में इन्हें गोवा का एडिशनल चार्ज दिया गया है। और इनसे पहले यहाँ के गवर्नर कौन थे, वो थे सत्यपाल मलिक जी, जिन्हें अब कहाँ का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है, मेघालय का। और जो सत्यपाल मलिक जी हैं, आपको मैंने बताया था कि JNK के वो लास्ट एज अ गवर्नर काम कर चुके हैं यूटी बनने से पहले, जब उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित नहीं किया था, मतलब 31 अक्टूबर 2019 से पहले। और एट प्रेजेंट JNK के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे वो कौन है, वो है मनोज सिन्हा जी, मनोज सिन्हा जी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट स्टैटिक के आपको याद रखने हैं। और अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, देखो अब जो आया हाई कोर्ट, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो हाई कोर्ट है ओडिशा का वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको मिलेगा कटक में। और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा मेंशन है, वो है 214। और जो कटक या इसका ओडिशा का जो हाई कोर्ट है वो आपको कब इस्टेब्लिश कब हुआ था ये देखने मिलेगा, वो मिलेगा 1948। और हमें आज़ादी कब मिली थी, 1947, उसके एक साल बाद। और अभी एट प्रेजेंट यहाँ के जो चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं वो कौन है, वो है मोहम्मद जी। अब यहाँ से जो स्टैटिक के पॉइंट बनते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा मेंशन है, तो वो है 124। और सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा दिल्ली में। और यहाँ पे जजेस की रेशो क्या है, 33+1। 33 आपको यहाँ जजेस देखने के लिए मिलेंगे, और एक कौन मिलेंगे, चीफ जस्टिस, जो कौन है, अरविंद बोबड़े जी। तो ये स्टैटिक के पॉइंट आपको याद हो गए। अब यहाँ से और क्या, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ओडिशा की जो लोकसभा है वहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो है 21, और राज्यसभा में कितनी मिलेंगी, 10। लोकसभा कौन से आर्टिकल में मेंशन है, वो आता है 81 में, और राज्यसभा मिलेगा आपको 80 में। और ये दोनों आते हैं अंडर पार्लियामेंट या संसद, जो आता है आर्टिकल नंबर 79 में। अब यहाँ से जो स्टैटिक के पॉइंट बन रहे हैं वो हम देख लेते हैं। लोकसभा के जो अभी करंट में एट प्रेजेंट जो स्पीकर हैं वो आपको कौन देखने को मिलते हैं, वो हैं ओम बिरला जी। और कौन से नंबर की लोकसभा अभी चल रही है, तो ये है 17th नंबर की, ठीक है। और राज्यसभा में आपको चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, जो कौन होते हैं, जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो ही होते हैं राज्यसभा के चेयरपर्सन, जो कौन है, वेंकैया नायडू जी। यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल मेंशन है वो है 63। वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट कभी सैलरी नहीं लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो होती है 0। वो हमेशा सैलरी लेते हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ व्हाट, राज्यसभा। आपसे पूछ लिया जाए कि एट प्रेजेंट कौन से नंबर की जो राज्यसभा है वो चल रही है, तो ये अभी तक फर्स्ट ही चल रही है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जो लोकसभा है वो एक टेम्परेरी बॉडी है, और जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है। इसे हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। हर 2 साल बाद आपको यहाँ 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते मिलेंगे, लेकिन इसे हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे स्टैटिक के पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि जो फर्स्ट स्पीकर थे किसके, लोकसभा के, वो कौन थे, वो थे गणेश मावलांकर जी। तो अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओडिशा है उसके डांस फॉर्म कौन कौन से हैं, तो ये है उड़ीसी, छऊ और घुमोरा। ये फोक डांस देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ से जो स्टैटिक का पॉइंट है वो आपसे क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, देखो यहाँ पे ना अभी हाल ही में यहाँ का एक स्टेट जो सॉन्ग है वो बनाया गया है, और उस स्टेट सॉन्ग का नाम क्या है, वंदे उत्कला जननी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अभी ऐसा कौन सा स्टेट है जिन्होंने अपना स्टेट सॉन्ग लॉन्च किया है, तो वो ओडिशा है। और कौन सा है, वंदे उत्कल जननी। ये जो उत्कल है ये आपको यहाँ पे कोस्ट भी देखने को मिलेगा, ओडिशा में उत्कल कोस्ट। और यहाँ पे उत्कल दिवस भी मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी
उड़ीसा की जो थी वो फॉर्मेशन हुई थी। तो ये स्टैटिक के पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो कौन कौन से हैं, वो है नौखाई फेस्टिवल एंड जगन्नाथ यात्रा, जिसे हम पुरी की यात्रा कहते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला भी था कि अब इसको हम पोस्टपोन कर देते हैं इस साल, लेकिन यहाँ पे इसको यात्रा का तो निकाला गया, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ रूल्स के साथ कि यहाँ बहुत कम ही लोग जो हैं गैदर होंगे, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है। अब यहाँ से जो उड़ीसा की जो यूनेस्को की साइट में जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये है कोणार्क सन टेम्पल, जिसको अभी हाल ही में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि इस पूरी तरह से सोलराइजेशन इसकी कर देंगे, अब मतलब इसको पूरी तरह से अब ये सोलर सिस्टम पे काम करेगा। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उड़ीसा की ऐसी कौन सी साइट है जो किस में आती है यूनेस्को की लिस्ट में, तो वो है सन कोणार्क टेम्पल। इंडिया में आपको टोटल 38 यूनेस्को की लिस्ट में जो है लिस्ट वो मिलेंगी साइट्स, और जो सबसे रीसेंट वाली है वो कौन सी है, वो है जयपुर। 30 आपको मिलेंगी कल्चर वाली जो हमारी संस्कृति को शो करती हैं, 7 आपको मिलेंगी नेचुरल, और 1 आपको मिलेगी मिक्स्ड। जो मिक्स्ड है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है कंचनजंगा, जो कहाँ पे है, सिक्किम में। यहाँ कंचनजंगा करके आपको पार्क भी मिलेगा और यहाँ पे आपको माउंटेन्स भी मिलेंगी। अब आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो आपको पेरिस में मिलेगा, जो किसी कैपिटल है फ्रांस की। तो ये छोटे छोटे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और अभी फ्रांस ही में रफाल, आपको याद है रफाल जो जेट थे वो मंगाए गए हैं इंडिया में। और आपसे यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को की लिस्ट में आती हैं साइट वो कौन कौन सी कंट्री की हैं, तो वो हैं चाइना की और इटली की। कितनी आती हैं, कुछ 55 के आसपास आपको देखने मिलेंगी। अब जो चाइना है इसका जो कैपिटल है वो है बीजिंग, जहां आपको SCO का क्या मिलेगा, हेडक्वार्टर। और इटली की क्या है, रोम, जिसमें आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो देखने को मिलेगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर यहाँ से पूछी जा सकती है उड़ीसा की, वो है महानदी। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रिवर पढ़ रहे हैं तो इसको सबसे सिंपल वे जो इसको पढ़ने का है वो है, पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करो जिसमें आप लिखो नदी का नाम या रिवर का। सबसे पहले इसका ओरिजिन, तो इसका जो ओरिजिन है वो आपको देखने मिलेगा शिवा माउंटेन, जो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। फिर ये कौन कौन से स्टेट या राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले ये जाती है छत्तीसगढ़, ओरिजिन मैंने आपको बताया, फिर उड़ीसा, फिर बे ऑफ बंगाल में जाके ये अपना डेल्टा फॉर्म करती है। और थर्ड पॉइंट ये बताया था मैंने आपको, यहाँ कोई सिटी या कोई स्टेट या कुछ भी ऐसा आपको शहर देखने मिले तो वो कौन सा है, वो आपको मिलेगा पुरी। मैंने अभी आपको बताया जो जगन्नाथ पुरी यात्रा है वो यहीं से निकलती है, और ऐसा का पुरी आपको यहाँ देखने मिलेगा इसके बैंक पे। और जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे अगर कोई डैम हो तो यहाँ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम देखने मिलेगा, कौन सा, हीराकुंड डैम। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है। ये लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है। अर्थन डैम का मतलब होता है जितने भी रॉक या जो सॉइल वगैरह ये चीज़ें होती हैं इनसे जो बनता है उसको हम अर्थन डैम करते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हीराकुंड डैम आपको कौन सी नदी पे देखने मिलता है, तो महानदी। कहाँ पे, उड़ीसा में। और कौन कौन सी यहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर आपसे पूछी जा सकती हैं, तो यहाँ आपको एक डैम मिलेगा पेट्रो डैम, जो कौन सी रिवर पे बना हुआ है, जोंग रिवर। और कौन सी रिवर यहाँ से पूछी जा सकती है, तो एक रिवर और पूछी जा सकती है, वो है ब्रह्मनी रिवर। तो ये 3-4 रिवर हैं जो आपको उड़ीसा से देखने मिलेंगे। अब यहाँ की जो लेक इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है, वो है चिलिका लेक, जो इंडिया की खारे पानी की सबसे बड़ी ये सॉल्टी लेक आपको देखने को मिलेगी, जो लार्जेस्ट भी है, और इसको हम लगून लेक के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ के जो टेम्पल या मंदिर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो है दी सन टेम्पल, जो मैंने आपको बताया था अभी पीछे, जो यूनेस्को की लिस्ट में भी आता है, और जगन्नाथ टेम्पल। आपको जान के ये चीज़ मतलब एक तरह की हैरानी होगी कि वर्ल्ड की जो बिगेस्ट किचन है वो यहीं पे है, और सबसे ज़्यादा खाना जो डिवोटीज़ या जो भक्त हैं वो कहाँ पे बनाया जाता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में, वो जगन्नाथ टेम्पल में बनाया जाता है। अब यहाँ के जो नेशनल पार्क आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है भितरकनिका नेशनल पार्क, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर खारे पानी के जो क्रोकोडाइल या मगरमच्छ हैं वो आपको भितरकनिका वाइल्ड लाइफ वो नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे।
जो इम्पॉर्टेंट एक और नेशनल पार्क यहाँ से पूछा जा सकता है वो कौन सा है, सिम्पली पर्ल नेशनल पार्क। और इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है, ओडिशा भीतर से बहुत सिंपल है, भीतर से हो जाएगा भितरकनिका नेशनल पार्क और सिंपल से हो जाएगा सिम्पली पर्ल नेशनल पार्क। अब यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी वो है घरी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऑलिव टर्टल्स या येलो टर्टल्स। यहाँ पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी देखने मिलेगा और मयूरभंज में आपको मिलेगा एक एलिफेंट रिजर्व। अब एलिफेंट आया है तो इसके लिए एक डे भी सेलिब्रेट होता होगा, तो इसके लिए जो डे सेलिब्रेट होता है वो है 12 अगस्त को, जो अभी गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में एलिफेंट्स के लिए हॉस्पिटल कहाँ पे बनाया गया है तो वो है मथुरा यूपी में। और यहाँ पे रिहेबिलिटाइजेशन सेंटर कहाँ में मिलेगा आपको एलिफेंट के लिए, तो ये आपको मिलेगा रिहेबिलिटाइजेशन सेंटर कहाँ पे, केरला में। और अभी आपको पता है हाल ही में जो केरला में एक नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, वहाँ पे आपको पता है कि एक बहुत ही बुरा काम किया था लोगों ने। एक जो एलिफेंट थी फीमेल जिसके बेबी था, मतलब वो प्रेग्नेंट थी, उसको पाइनएप्पल उसके टमी में दे के वो सीन आपको याद होगा, वो वाला भी हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। अब यहाँ के जो पोर्ट आपसे पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उत्कल पोर्ट या कोस्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक उत्कल डे भी सेलिब्रेट होता है 1 अप्रैल को। पारादीप पोर्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पारादीप के पास ही आपको एक जगह मिलेगी चांदीपुर, जहाँ पे जितनी भी मिसाइल हैं वो टेस्ट फायर की जाती हैं। अब जो मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, किनको जानते हैं हम, वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। यहाँ आपको मिलेगा एक व्हीलर आइलैंड, जिसका हाल ही में अभी नाम चेंज करके क्या किया गया है, किसके नाम पे रखा गया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम पे। यहाँ की जो जनजातियाँ या ट्राइब हैं वो कौन सी हैं, कौंद। और सबसे ज़्यादा ट्राइब आपको मिलती कहाँ पे है, वो आपको मिलेगी MP में। और सबसे ज़्यादा जो पर्टिकुलर ट्राइब है वो कौन सी है, वो आपको मिलेगी भील्स, जो कहाँ पे मिलेगी, राजस्थान में। सबसे ज़्यादा ट्राइब MP, लेकिन जो पर्टिकुलर ट्राइब है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती हैं वो है भील्स, जो कहाँ मिलेगी, राजस्थान में। अब यहाँ के जो स्टेडियम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, तो बाराबाती स्टेडियम आपको यहाँ देखने मिलेगा, नेहरू स्टेडियम भी आपको यहीं देखने मिलेगा। अब भुवनेश्वर और किन वजहों की या रीज़न की वजह से न्यूज़ में है, तो इंडिया का जो फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है किसके द्वारा लगाया गया है, इंडियन रेलवे के द्वारा। कहाँ पे, भुवनेश्वर में। अब इंडियन रेलवे से कुछ स्टैटिक के पॉइंट देख लेते हैं। जो इंडियन रेलवे है वो किसके पास है मिनिस्ट्री, वो है पीयूष गोयल जी के पास। और यहाँ पे ओडिशा में अभी एक जो नया आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि जो ओडिशा है वो ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर व्हाट, ट्राइबल हॉस्टल्स। ये फर्स्ट बन गया है इंडिया में। अब यहाँ के जो GI टैग हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं, आपको अपना पता है, जो ओडिशा में सबसे फेमस है वो है रसगुल्ला। और एक इंडिया का जो ओडिशा का पूछा जाता है एग्जाम में वो कौन सा है, पटचित्रा। तो ये एक आर्ट फॉर्म होती है, मतलब जो क्लोथ के ऊपर हम बुनाई करते हैं ना एक तरह से, वो उस तरह का कुछ आर्ट फॉर्म होती है जिसको GI मिला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो कंटेंट मैंने दिया है वो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ।